जस्ट इमेजिन करके देखो कि जिस उम्र में आपके यार दोस्त, आपके साथ पढ़े लिखे लोग ईएमआई पे गाड़ी, घर खरीदने की सोच रहे हैं, उस उम्र में आपने 1,000 करोड़ की पूरी कंपनी खरीद ली। उस कंपनी को खरीदा, 5 साल तक चलाया, उसके ऑपरेशन इंप्रूव किए, उसके रेवेन्यू इंप्रूव किए, उसका मैनेजमेंट हायर किया, उसका मैनेजमेंट फायर किया। आपने उस कंपनी को वो बनाया जो कि वो थी भी नहीं, और इसके बाद 5 साल बाद आपने उस कंपनी को 2,500 करोड़ रुपए में बेच दिया। 1,500 करोड़ का पूरा प्रॉफिट बनाया, और उसमें जो आपका कमीशन बना, आपका बोनस बना, वो इतना था कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, वो 15 साल में भी नहीं कमा सकते जो आपने उस एक डील से कमा लिया। बस यही है प्राइवेट इक्विटी। लेकिन उन 5 सालों में आपने हर हफ्ते 100 घंटे से ज्यादा काम किया, आपने कांस्टेंट प्रेशर झेला, आपने डेडलाइंस झेली। जब आपके दोस्त एंजॉय कर रहे थे तब आप ऑफिस में थे, जब रात को लोग मूवी पे जाया करते थे या घूमने निकल जाते थे तब आप अपने ऑफिस में बैठकर काम किया करते थे, क्लाइंट के साथ बात किया करते थे, आप कंपनीज की कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व किया करते थे। लेकिन उसका जो आपको रिजल्ट मिला 5 साल में, वो इतना मिला जो किसी आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा होता है। टॉप आईआईटी ग्रेजुएट्स, सीएज, फाइनेंस में जितने भी टॉप के लोग हैं, उन सबका ड्रीम करियर जो है वो है प्राइवेट इक्विटी। हमारी 1 करोड़ क्लब सीरीज का ये सेकंड करियर है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अगर आप 12th के बाद में या बीकॉम के बाद में कोई करियर को चूज करना चाहते हो और आपका गोल है सिंपली पैसा कमाना, चाहे उसके लिए आपको कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, तो दिस इज वन ऑफ द करियर जो आपको आपके सपनों की तरफ इतनी जल्दी लेकर जाएगा और आपको वो काम करवाएगा जिसके बारे में 4 लोगों के बीच में बातें होती है। आपकी प्रेजेंस मैटर करेगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप कहीं पे भी खड़े हो और कुछ भी बोलोगे तो आपकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि आप करते हो प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का सिंपल मतलब है कंपनीज को खरीदना, उनको इंप्रूव करना और उसके बाद में मैसिव प्रॉफिट पे उनको बेच देना। जो पैसा आपने उसमें कमाया उसमें आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, जबरदस्त बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब जो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है वो ये चीजें करती है जमे जमाए बिजनेस के लिए। बेसिकली उनका काम ही ये होता है कि मार्केट में ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो अंडर वैल्यूड है, जिनका मैनेजमेंट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिनमें जबरदस्त बनने का पोटेंशियल है। ऐसी कंपनीज को ढूंढकर उन्हें एक्वायर करना, फंड लेकर उनको खरीदना, उनको चलाना, उनको इंप्रूव करना, उनके मैनेजमेंट को चेंज करना और उसके बाद में उनको बेच देना। इस दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग करियर है प्राइवेट इक्विटी। यानी कि यहां पर सैलरीज कुछ ऐसी होती है कि अगर आप एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 60 से 80 लाख रुपए के बीच होगी, और अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो स्काइज द लिमिट कि आपका बोनस ही करोड़ों रुपए में होगा। सैलरी की तो बात छोड़ दीजिए। बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन, केकेआर, केदारा कैपिटल, ये कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी में सबसे ज्यादा टॉप पे हैं, जो अपने एम्प्लॉइज को हेफ्टी कॉम्पनसेशन देती है। अब इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी में बेसिकली काम क्या होता है। सबसे पहले होती है डील सोर्सिंग, यानी कि बढ़िया सी एक डील ढूंढना, एक बढ़िया सी कंपनी ढूंढना जो अंडर वैल्यूड हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। यह काम किया जाता है अपने इंडस्ट्री नेटवर्क के थ्रू। पी फंड क्या करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ढूंढता है या फिर अलग अलग फाउंडर्स को पकड़ता है। इंडस्ट्री नेटवर्क के जरिए वो ऐसी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब एक बार आपको ऐसी कंपनी मिल गई तो उस कंपनी को फिर एनालाइज किया जाता है, यानी उसकी ड्यू डिलिजेंस की जाती है। ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है कि इसके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है और उनके अंदर फ्यूचर में क्या बनने की कैपेबिलिटी है। इसके लिए फाइनेंशियल मॉडल रन किए जाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए जाते हैं, बिजनेस मॉडल्स देखे जाते हैं। उसके बाद में रिस्क असेस की जाती है कि इस कंपनी से जुड़ी हुई कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई लोन पे ऑफ करना हो या फिर किसी भी तरह की ऐसी रिस्क हो जो उसकी गोइंग कंसर्न, यानी कि फ्यूचर में ये कंपनी काम ही करना बंद कर दे, वो हार्म करती हो। तो ऐसी चीजों को देखकर ड्यू डिलिजेंस की जाती है, यानी एक कंपनी पकड़ी और उसके बाद में उस कंपनी को एनालाइज किया कि क्या ये कंपनी खरीदने लायक भी है। एक बार ये दोनों चीजें टिक हो गई तो उसके बाद में किया जाता है एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होगा, सपोज कीजिए कि उस कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑफर किए कि हम 1,000 करोड़ रुपए से कम में नहीं मानेंगे, और आपने डील नेगोशिएट करी 800 करोड़ की। तो आप एक नेगोशिएशन करोगे और उस नेगोशिएशन के टर्म्स पे
आप उस कंपनी को खरीदोगे। एक बार आपका अग्रीमेंट हो गया कि आप 800 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदने वाले हो, तो अब अगला आपका काम होगा फाइनेंस को अरेंज करना कि वो 800 करोड़ रुपए लाए कहां से। इसके लिए आप अलग अलग बैंकों को जाकर वो डील बताओगे, अलग अलग सोर्सेज को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से आप कनेक्ट करोगे, और आपके पास जो पैसे होंगे यानी पी फंड के पास जो पैसे होंगे उनसे वो डील कंप्लीट की जाएगी। ये हो गया एक्विजिशन। अगला आता है वैल्यू क्रिएशन। अब जब कंपनी आपके पास आ गई, आपको पता है वो अंडर वैल्यूड है, उसमें बहुत कुछ बनने का पोटेंशियल है, तो उस कंपनी की वैल्यू अब बढ़ाई जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट को बदला जाएगा, नई एम्प्लॉइज हायर किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, कंपनी को बेसिकली वो बनाया जाएगा जो कंपनी कभी थी ही नहीं, और उस कंपनी को इंप्रूव करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, और उस कंपनी को एक ऐसा दिखने लायक बनाया जाएगा कि ये कंपनी जितने में खरीदी गई है उससे कई गुना और वैल्यूएबल है। और इस प्रोसेस में 4-5 साल लगेंगे, और 4-5 साल बाद क्या होगा, मान लीजिए अगर उस कंपनी को 1000 करोड़ रुपए में खरीदा गया तो उसे 2500 करोड़ रुपए लेकर बेच दिया जाएगा। इसे कहते हैं एग्जिट। ये एग्जिट किसी भी जरिए हो सकता है। ये एग्जिट हो सकता है कि एक पी फंड उस कंपनी को दूसरी पी फंड को बेच दे, या फिर आईपीओ के जरिए, आईपीओ में पब्लिक को वो कंपनी देकर जो पी फंड के लोग हैं वो निकल जाए। आपने देखा होगा कि भी आपने स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर प्राइस के बेस पर पैसा डाला हो कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट में ये प्राइस जाएगा, और उसके बाद में आपने आईपीओ में पैसा लगाया हो, आईपीओ में कंपनी काफी अच्छी तरह लिस्ट हुई हो, और बाद में एकदम से उस कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर गए हों। ये तभी होते हैं ज्यादातर केसेस में जब उस कंपनी के पीछे कोई पी फंड खड़ा हो, और उस पी फंड ने उस कंपनी को सिर्फ बेचने के इरादे से इंप्रूव किया था, और बाद में वो पी फंड निकल लिया। अगर आपको प्राइवेट इक्विटी में करियर बनाना है तो प्राइवेट इक्विटी में करियर बनाने के बेसिकली 3 रूट्स हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रूट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करते हो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जैसे कि आप गोल्डमैन सैक या फिर मॉर्गन स्टैनले में जॉब कर रहे हो, तो यहां से आप स्विच कर सकते हो प्राइवेट इक्विटी में। यहां से प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भर भर कर कैंडिडेट्स उठाती हैं क्योंकि ये उनकी पहली पसंद है। दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम करते हो, जैसे कि मैकेंजी, बीसीजी या बेन, जो बिग 3 कंपनीज है बेसिकली, तो वहां से भी कई बार जो पी फंड होते हैं वो रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सबसे कॉमन रूट है वो है एमबीए का। लेकिन आपकी एमबीए किसी अरे गहरे कॉलेज से नहीं होनी चाहिए। आपकी एमबीए होनी चाहिए इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट या फिर वर्ल्ड के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इंडिया में जैसे हो गए आईएसबी, आईआईएम्स जो हो गए अहमदाबाद में, कोझिकोड में, कैलकाटा में, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आपके पास हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या फिर लंदन बिजनेस स्कूल की एमबीए है तो भी आपकी यहां पर एंट्री बड़ी आसानी से हो जाती है। अब इससे पहले कि आप इस करियर में घुसो और आप सिर्फ ये देखो कि ये करियर कितना रिवॉर्डिंग है, मैं आपको इस करियर की ये रियलिटी बता दूं कि यहां पर जनरली हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम होता है। यानी हर दिन आपको 16 से 18 घंटे काम करना पड़ेगा। फैमिली कमिटमेंट या फैमिली टाइम या फिर वर्क लाइफ बैलेंस जैसी यहां पर कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतने बड़े होते हैं कि आपके डिसीजन की वजह से हजारों करोड़ दांव पे लगे हों, तो आपको रेस्ट का कोई मौका दिया ही नहीं जाता। और यहां पर की गई छोटी सी गलती पूरे के पूरे पी फंड को एज वेल एज आपके करियर को बहुत बुरी तरह इंपैक्ट कर सकती है। तो ये था प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी बहुत रिवॉर्डिंग करियर है अगर आपका मोटिव है पैसा कमाना और अपने आप को फील करवाना कि आप कुछ वर्थ कर रहे हो। आपको 3, 4, 5, 10 साल बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में आपके पास इतना पैसा होगा कि शायद आप पूरी जिंदगी काम ना भी करो तो भी आपका चलेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और अच्छे करियर के साथ, किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।